चलिए, सभी को गुड इवनिंग। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फिर से हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आवाज़ आपको मिल पा रही है और वीडियो आपकी सही से चल पा रही है? देखिए, आज से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी आपका कोर्स 4 चल रहा है और कोर्स 4 यानी कि लैंग्वेज एक्रोस्टिक करिकुलम, यानी कि पाठचर्या में भाषा आपका जो कोर्स 4 है, उसमें हम लोग सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपकी थर्ड यूनिट शुरू होने वाली है। और थर्ड यूनिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं, आज की सेशन बहुत ही खास होने वाली है। यानी कि यूनिट थर्ड के अंदर हम जो क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जितनी भी क्लासेस होगी आपकी इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी, 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे इस यूनिट के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके आप सभी एक बार कमेंट करें कि आवाज़ आपको मिल पा रही है और वीडियो आपकी सही से चल पा रही है। फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट को हम ले पा रहे हैं, देखते हैं। बहुत लोग कमेंट भी कर पा रहे हैं, लेकिन एक बार क्लियर कीजिए ना। हाँ, बिल्कुल सही है ना। चलिए, सब कुछ आपका क्लियर है तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक के ऊपर चलिए। देखिए, आपका यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड के अंदर आप देखेंगे जो आपका यूनिट थर्ड है, इसमें पहले टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है आप समझ लीजिए। जो सिलेबस की बात करें, जो आपका कोर्स 4 है, इस कोर्स 4 के अंदर आप जो देखेंगे यानी कि पाठचर्या में भाषा, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर देखेंगे तो यूनिट थर्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना क्या है कि भारत में भाषा की स्थिति क्या है। भारत के अंदर जो भाषा की स्थिति है, जैसे कि आर्टिकल आपका 3 आर्टिकल आपका हो जाएगा आपका 343 से लेकर 351, फिर 350 से, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी आयोग 1964-66 पढ़ना है, एक टॉपिक यहाँ से। फिर आपको एनईपी 1986 के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है पीओए 1992। फिर आपको पढ़ना है एनसीएफ 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब इन टॉपिक को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम शुरू जो करेंगे यहाँ से करेंगे। पहले कोठारी कमीशन आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको एनईपी 1986 पढ़ाएंगे, फिर आपको पीओए 1992 पढ़ाएंगे, फिर आपको एनसीएफ 2005 और तब लास्ट में आपको यहाँ पे भाषा की भारत में भाषा की स्थिति बताएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। हालांकि कोठारी कमीशन एक बार हम आपको अच्छे से पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार और आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना, यह आगे देखिएगा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इस पहला टॉपिक है, इससे यह जुड़ा हुआ है, इससे यह जुड़ा हुआ है, फिर इससे यह जुड़ा हुआ है। हर टॉपिक जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको सेशन में करवाएंगे, ताकि आप कंटिन्यू जब सेशन यहाँ पे करें तो हर एक टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो, समझ में आपको आए। चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं और जो टॉपिक आपका है उसको शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि जिसको कोठारी कमीशन बोलते हैं, आखिर कोठारी कमीशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर बताइए कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी कमीशन है क्या? कोठारी कमीशन है क्या, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। देखिए, कोठारी कमीशन की बात करें तो कोठारी कोठारी कमीशन है क्या पहले। देखिए, भारत आजाद हो गया, भारत को आजादी मिल गई। देखिए, भारत को जो आजादी मिल गई, भारत आजाद तो हो गया, भले ही भारत आजाद हो गया अंग्रेजों से, भारत को आजादी मिल गई, लेकिन भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी आजादी के बाद भी, वही शिक्षा व्यवस्था जो थी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था थी। हमारे भारत का कोई भी शिक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं किया गया था। देश को आजादी मिल गई, लेकिन अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी देश की, वह अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। जो अंग्रेजों ने अपना रूल बनाया था शिक्षा के अंदर, जो चीजें दिया था उसी के अनुसार शिक्षा चल रही थी। अब जब देश आजाद हुआ तो भाई, जब अपना देश आजाद हुआ तो भारत भारत के अंदर जो भारत का रूल चलने लगा, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। अगर देश को आगे प्रगति के रास्ते पे लेके जाना है, तो कम से कम जो शिक्षा व्यवस्था है, कम से कम अपना उसके अकॉर्डिंग तो होने चाहिए। तो उसी की तरफ ध्यान किया और उसी के लिए यहाँ पे एक आयोग का गठन किया गया।
ठीक है, आयोग का गठन किया गया और उसी आयोग का नाम जो दिया गया है वह कोठारी कमीशन दिया गया। क्योंकि कोठारी कमीशन इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पे जो यह आयोग गठित हुआ तो उसमें डीएस कोठारी थे, यानी कि उनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी थे। उन्हीं के आयोग में इसका गठन हुआ, वे अध्यक्ष थे इसके, और इन्हीं के नाम पे जो है एक यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोठारी कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है यह एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट था। यह क्या था? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट था जो कि भारत के अंदर जो शिक्षा के सुधार है उसमें करने के लिए लाया गया था कि भाई भारत के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें क्या क्या कमियां है। इसमें यह कहा गया कि भाई पूरे भारत के अंदर स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या फिर अलग अलग माध्यमों के द्वारा यह कैसे पता चलेगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है या कोई स्कूल है उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें लाया गया था ताकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है मतलब बदलाव किया जा सके और जो भारत की रियल में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिससे भारत जो है उन्नति के रास्ते पे जा सकता है, भारतीयों को अच्छी तरीके से शिक्षा मिल सके, इसके लिए आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग को जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया और इसलिए इसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना गया। अब यह 1964-66 क्या है इसको भी जानेंगे। अभी आप देखेंगे फिर इसमें आगे बदलाव भी किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति करके। तो पहले आप जानेंगे कि आखिर कोठारी कमीशन आया कैसे। ये तो समझ गए कि क्यों लाया गया, इसके पीछे रीजन क्या था। अब 14 जुलाई 1964 की बात है। 14 जुलाई 1964 की बात है। भारत सरकार ने डीएस कोठारी की अध्यक्षता में, यानी कि डीएस कोठारी, इनका पूरा नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी नाम था इनका। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का स्थापना हुआ, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वह डीएस कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे, और जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वह डीएस कोठारी थे और इस आयोग का नाम क्या था? तो कोठारी आयोग नाम रखा गया। वित्त आयोग की शुरुआत 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी और उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने अपने भाषण में कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, शिक्षा के सभी पहलुओं का संरक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारी शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों को लाभ पहुंचाएगा। यानी कि उस समय जो राष्ट्रपति थे 2 अक्टूबर 1964 को वित्त आयोग की शुरुआत की गई थी और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जो कोठारी आयोग को बनाया गया था, यानी कि एक तरीके से आयोग बना दिया गया और उस आयोग को बना दिया गया और कहा गया कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग जो है विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों में प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, जो अलग अलग शिक्षा के पहलुओं का संरक्षण करेगा और सुझाव देगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली के सभी अक्षरों को जो लाभ पहुंचाएगा। यानी कि इन्होंने कहा कि जैसे कहते हैं कि एक आयोग का गठन, जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं कोई घटना होती है तो आप जल्दबाजी में देखते हैं कि वहां पे एक अलग से टीम बना दी जाती है, ये टीम जाएगी वहां पे घटना का जांच करेगी और उसमें क्या कमियां था उसका लेकर बताएगी। उसी तरीके से एस राधा कृष्णन ने क्या किया था, वहां पे एक आयोग का गठन कर दिया गया और वो आयोग जो था कोठारी आयोग के नाम से जाना गया और उसके अध्यक्ष जो बना दिया गया किसे? तो डीएस कोठारी को, यानी कि दौलत सिंह कोठारी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया और इसमें बहुत सारे मेंबर भी थे और उनसे यह कहा गया कि आप जाइए देश के कोने कोने जितने भी विद्यालय हैं या शिक्षा के जितने भी पहलू हैं सबका आप अच्छे से सर्वेक्षण कीजिए और जहां आपको लगता है कि शिक्षा में कमी है, जहां सुधार करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप बताइए, जहां पे सुधार करने की जरूरत है वहां पे सुधार किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई स्कूल हो। ठीक है, तो जहां पे भी अगर कमी लगेगी शिक्षा को, अगर सुझाव उस पर दीजिएगा, अगर सही लगे वहां पे तो उसका सुधार किया जाएगा उसको, जिससे बाकियों को लाभ पहुंच सके। और वह आयोग ने वही काम किया और इस आयोग की संख्या थी 17। इस आयोग में जो टोटल सदस्य थे वो 17 सदस्य थे, यानी कि आयोग का गठन राधा कृष्ण ने कर दिया और इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 17 थे। अब देखिए यह आयोग का गठन कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1964 को। देखिए 1964-66 इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस आयोग का गठन जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1964 को किया गया था। अब क्या हुआ, जो 17 मेंबर थे उस टीम में और उन्होंने क्या किया भाई, अलग अलग गए देश के कोने कोने विद्यालयों के अंदर गए, लोगों से पता किया भाई किस शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं, उसका रिपोर्ट तैयार किया और क्या किया कि 2 वर्ष के बाद, समय लग गया भाई, रिपोर्ट तो पूरे देश में भ्रमण करना है, तो 2 वर्ष के बाद 29 जून 1966 को
अपनी रिपोर्ट, यानी कि उन्होंने अलग अलग जो रिपोर्ट अपनी ली थी उसको प्रस्तुत किया। जो उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे एमसी छागला, उस समय जो शिक्षा मंत्री कौन थे, एमसी छागला थे, उनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया, जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसका सही से अध्ययन किया। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो यहाँ पे 2 वर्ष तक क्या किया भाई, इन्होंने भ्रमण किया, उसके बाद रिपोर्ट सौंपा। इसलिए 64 में आया था और 66 में इसका रिपोर्ट सौंपा गया था, इसलिए इसको 1964-66 भी कहा जाता है, क्योंकि 2 वर्ष लग गया इसका रिपोर्ट सौंपने में। तो शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपा गया और फिर क्या किया गया, उसको कैबिनेट से पास करके उसको लागू कर दिया गया। जैसे आज आप देख रहे हैं ना एनईपी, आप एनईपी 2020 कहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 है ना, इसको लागू किया गया है ना भाई, कैबिनेट से पास करके। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी इसको पास करके लागू कर दिया गया कि भाई आगे से ग्रेजुएशन इतने सालों का होगा, ये सब होगा, प्राथमिक विद्यालय इतना होगा, इसमें क्या क्या कमी है, इन्हीं सब चीजों को लेकर वहां पे इस रिपोर्ट को जब दिया गया था, उस समय शिक्षा मंत्री थे एमसी छागला, और इस रिपोर्ट को उन्होंने 29 जून 1966 को अपने केंद्रीय मंत्री एमसी छागला को सौंपी थी, जो 17 सदस्यीय टीम थी जिसके अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया और उसी को लागू जो कर दिया गया, और इसको जो है पूरी तरीके से 1968 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1968 के नाम से यह जारी हुआ, क्योंकि 1968 में इसको लागू किया गया था और ये अस्तित्व में आया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का यह आया था उस समय। अभी कि इसके उद्देश्य क्या थे भाई, अभी तो आप समझिए क्या क्यों किया गया था, इसके पीछे रीजन क्या था। आखिर यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के पीछे रीजन क्या था, देश के अंदर जो कमियां है शिक्षा के अंदर उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्योंकि एक तो बात थी कि भाई अंग्रेज पहले से जो अपनी शिक्षा व्यवस्था थी वही थोपे हुए थे, हाथ भले आजाद हो गया था, आजादी के लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए थे, लेकिन भारत के पास अपनी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्या कमी है नहीं है इस सब पर ध्यान नहीं था, इसलिए इसको बनाया गया था। अब इसके उद्देश्य क्या थे, इसका उद्देश्य था जब जो 17 सदस्यीय जब टीम पहुंची, भ्रमण किया, उसमें पता चला कि यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी में दिया जाता था, इसलिए भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन तक शिक्षा सही तरीके से पहुंच नहीं पाते थे, वे इंग्लिश को नहीं समझ पाते थे। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो। इस आयोग ने उद्देश्य बताया, ठीक है, शिक्षा का आयोग का जो उद्देश्य था, कहा था कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, यानी कि हिंदी हो, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो, यानी कि इस तरीके से हो कि भाई शिक्षा के माध्यम से क्या हो, देश का आधुनिकीकरण हो। उस समय तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, यानी कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका पूरी तरीके से गहराई से अध्ययन करना, जो उसमें जो कमियां थी, जो उसमें असंतोष था, उसका पता लगाना कि क्या क्या कमियां है उसमें, उसका सुधार कैसे किया जा सकता है, उसका सुझाव देना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली को लागू करना, यानी कि एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू करना, इसलिए किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें थी कि आयोग ने क्या किया था कि पूरे देश में 10+2+3 शैक्षिक प्रणाली को मान्यता दी। जैसे आप देखते हैं कि 10th हुआ, 10th के बाद 2 साल आपका इंटरमीडिएट और 3 साल आपका ग्रेजुएशन, इसकी भी सिफारिश की थी आयोग ने। आयोग ने कहा था कि देश के अंदर ऐसा होना चाहिए कि पहले 10 साल तक बच्चा हो, पहले क्या होगा 10th करे, ठीक है, 10th, फिर 10th के बाद +2 हो, +2 के बाद 3, यानी कि 2 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन, इसकी भी सिफारिश की थी आयोग ने। आगे बात करते हैं, इस आयोग ने सलाह दी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मोंटेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम है, उसे पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के रूप में जाना जाए। पहले क्या होता था कि पहले अंग्रेजी समय में था, यानी कि जब यह रिपोर्ट नहीं आई थी, यानी कि यह रिपोर्ट को पारित नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था 1968, उससे पहले क्या था कि जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उस समय मोंटेसरी शिक्षा के नाम से जानते थे। उस समय क्या कहा जाता था, मोंटेसरी कहा जाता था, मोंटेसरी, किंडरगार्टन कहा जाता था, अलग अलग नाम से जानते थे। लेकिन इस आयोग ने क्या किया, उसका नाम बदल के सिफारिश किया कि इसे पूर्व माध्यमिक कर दिया जाए और इसे प्राथमिक कर दिया जाए। प्राथमिक, अब देखते हैं ना 1 to 5 को प्राथमिक, और पहले जो था उसको उसी को कहते थे मोंटेसरी, किंडरगार्टन नाम था, जो अंग्रेजी नाम था सब, अब उसको बदल के अब ना कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय होता है ना, माध्यमिक विद्यालय, यहीं से आया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदल के पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय रख दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा कर दिया जाना चाहिए।
इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक या हाई स्कूल के रूप में बताया। आयोग ने कहा कि जो 10वीं तक की शिक्षा होगी उसको हाई स्कूल के रूप में जाना जाएगा। वही उच्च प्राथमिक या इसको हाई स्कूल के रूप में जाना जाएगा कि जो 10th तक क्लासेस होगी, बच्चे जो पढ़ेंगे वो हाई स्कूल के रूप में होगा। फिर आगे 10+2 होंगे तो कॉलेज से, यानी कि 11 और 12वीं की कक्षा को हायर सेकेंडरी के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि 2 वर्ष का इंटरमीडिएट होगा, इसलिए 10+2+3 कहा गया। ठीक है। और स्नातक अध्ययन को 3 साल करने का सुझाव दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि जो ग्रेजुएशन होंगे वह 3 सालों का होगा। ये सुझाव जो दिए गए थे आयोग की ओर से। ठीक है। आगे स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किया गया। यह कहा गया रिपोर्ट में कि कम से कम पूरे एक वर्ष के अंदर 365 दिन के अंदर जो स्कूल होने चाहिए वो कम से कम 234 दिन खुलना चाहिए और कॉलेज जो होने चाहिए कम से कम 216 दिन खुलना चाहिए। ये बातें कही गई थी कि 365 दिन में एक साल के अंदर 234 दिन स्कूल कम से कम खुले होने चाहिए और 216 दिन कॉलेजेस खोलने चाहिए। राष्ट्रीय अवकाश करने का सुझाव दिया कि भाई जो राष्ट्रीय अवकाश है, देश के लिए जो अवकाश है वो भी सुझाव होना चाहिए भाई, यानी कि छुट्टी भी मिलनी चाहिए राष्ट्रीय अवकाश, इसकी ही सिफारिश से की गई थी। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करे। यहाँ पे ये कहा गया था कि जो राज्य है, स्टेट जो है अपना एक राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करे और राज्य स्तर पर उसका मूल्यांकन मशीन भी लगाई जाए। तब ना देखने की बिहार बोर्ड अस्तित्व में आया, झारखंड बोर्ड आया, ठीक है, यूपी बोर्ड आया, ऐसे थोड़ा ना है, तो सब आयोजन किया गया ना भाई। तो राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा का आयोजित करे और राज्य स्तर पर मूल्यांकन भी मशीन लगाई जाए, ये सिफारिश दी गई थी। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। आयोग ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा में प्रमोट किया जाए, उनको भी आगे के लिए मतलब प्रमोट किया जाए। फिर कहा आयोग ने कि पाठ्यक्रम में जो दोष है, यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर जो कमियां हैं उसको निर्धारित किया जाए और एक राज्य स्तर पर दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने का सुझाव, यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्यक्रम के अंदर 2 सेट होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पाठ्यक्रम होंगे तो वहां पर 2 सेट होगा, एक सेट होगा जो केंद्रीय लेवल पे होगा, जो देश स्तर पे होगा, और दूसरा स्तर होगा राज्य स्तर पे होगा। दोनों को, एक को देश के स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे और दूसरे को स्कूल स्तर पे यानी कि पाठ्यक्रम का सुझाव दिया जाए। अब तब ना देखते हैं यहाँ पे एक एनसीईआरटी देखते हैं और एक एससीईआरटी देखते हैं। ठीक है, सब उसी का देन है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, उद्देश्य तक क्लियर है, इतना तक तो समझ में आ गया ना आप लोग को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है या कि क्यों इसको लाया गया, बताइए। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? फिर आयोग के सुझाव क्या क्या थे इसको देखेंगे, लेकिन बताते चलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। भले ही आपको देखने में अलग लगेगा लेकिन आखिर क्यों लाए गए ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उद्देश्य समझ के अब इसको समझते आगे, बहुत अच्छे। चलिए आगे आयोग के सुझाव थे। आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए भाई? अगर वहां पे बनाया गया है, आयोग बनाया गया है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके मेंबर बनाए गए हैं, तो भाई जाएगा, अगर वो चीज जो है उसका कमी का पता लगाएगा, क्या क्या सुधार, वो तो रिपोर्ट सौंपे गई। उस रिपोर्ट में ये बातें थी, रिपोर्ट में बातें किया गया था आयोग के द्वारा कि विद्यालय शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधी सुझाव, यानी कि जो विद्यालय शिक्षा उसमें जो निरीक्षण संबंधी सुझाव, इन्होंने कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। इन्होंने कहा आयोग ने कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। इसने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 भाग बना दिए। पहले जो मॉन्टेसरी शिक्षा हुआ करती थी, किंडरगार्टन शिक्षा हुआ करती थी, अब कहा कि नहीं, अब उसको उसकी जरूरत नहीं है। जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है उसकी जरूरत नहीं है। अब भारतीय के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि 1 से 1 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो होनी चाहिए, अब इसके 2 भाग बांट दिए जाए। एक को कर दिया जाए 1 से लेकर 5 तक और दूसरे को कर दिया 6 से लेकर 8 तक। पहला नहीं कहते 1 से 5 तक, तो उसको प्राथमिक के नाम से भी जानते हैं और दूसरा माध्यमिक के नाम से भी जानते हैं। तो आयोग ने सिफारिश दिया कि जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो प्राथमिक शिक्षा है, उस समय प्राथमिक शिक्षा हुआ करता था, डायरेक्ट कहते थे प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक, उसको 2 भाग बना दिया जाए। पहले भाग में कर दिया जाए कि कक्षा 1 से 5 और दूसरे भाग में कर दिया जाए 6 से 8। ये बातें आयोग ने उसमें सिफारिश के रूप में कहा था। फिर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा विद्यालय राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। जो राज्य स्तरीय जो है शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे लागू की जानी चाहिए, ये बातें कही गई थी। फिर पाठ्यक्रम के संबंधी सुझाव दिए। आयोग ने कहा था कि जो पाठ्यक्रम होने चाहिए उस पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव भी दिए थे। क्या दिया था? आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया, यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में भी उसने क्या किया था भाई, उसका निरीक्षण किया, पाया कि पाठ्यक्रम के रूप में उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि जो प्राथमिक जो
पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। और इसके साथ ही उन्होंने आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया, यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में बताया। जो अलग अलग जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो पूर्व प्राथमिक की बात हो, प्राथमिक की बात हो, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की बात हो, इन सभी के बारे में अपना प्रस्तुत किया वहां पे। और कहा इन्होंने एक त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया। त्रिभाषा यानी कि तीन भाषाओं के बारे में। त्रिभाषा मतलब तीन भाषा, त्रिभाषा दिया यानी कि तीन भाषाओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया। पहली बात इन्होंने कहा था कि मातृभाषा के बारे में। इन्होंने कहा था कि बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा की जो पाठचर्या होनी चाहिए, जो अगर सिलेबस का निर्माण अगर प्राथमिक शिक्षा में किया जाएगा, अगर मान लीजिए कि 1 to 5 की बात की जा रही है और उस समय प्राथमिक शिक्षा 1 to 8 की बात करेंगे, तो ये शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, यानी कि एकदम आसान होना चाहिए। और इसमें और पर्यावरण के अध्ययन का विशेष बल देना चाहिए, यानी कि इसमें जैसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं ईवीएस वगैरह, तो इसके अध्ययन पे बल देना चाहिए, ये बातें कही गई थी। ठीक है, तो इन्होंने मातृभाषा के में बताया कि जो प्राथमिक शिक्षा की जो पाठचर्या होगी वो बिल्कुल आसान होगी, सरल होगी, और इसमें विशेष रूप से इस पे पर्यावरण के ऊपर बल दिया जाएगा। फिर आयोग ने बताया कि जो विभिन्न स्तरों पर पाठ्य रूपरेखा है, जैसे कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर, जैसे कि प्राथमिक के कितने स्तर किए गए, 2। प्राथमिक कक्षा जो था 1 से लेके 8 तक था ना, 1 से 8 तक। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कर दिया गया पूर्व प्राथमिक स्तर जो 1 से 5 हो गया, और दूसरा को प्राथमिक स्तर जो 6 से 8 हो गया। ठीक है, उस समय जो था पहले जो, क्या जी किसको दिक्कत हो गया जी, क्या है जी, कौन है? रोहित शर्मा, अभी आप क्लासेस कर लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा, चलिए डिस्टर्ब मत कीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है पूर्व प्राथमिक स्तर की बात। तो इन्होंने कहा था कि खाने और पहनने के कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि जो पाठचर्या होनी चाहिए इसमें ध्यान देना चाहिए। भाई जो पाठ्यक्रम का निर्माण जब किया जाएगा बच्चों के लिए, क्या पाया गया जब उन्होंने वहां पे निरीक्षण किया तो पाया कि जो बच्चे रुचि क्यों नहीं लेते पढ़ाई के अंदर। बच्चे पढ़ाई के अंदर रुचि इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी रुचि के अकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह नहीं होती, जो जरूरतें होती है उनकी चाहिए वो सिलेबस के अंदर नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, तो जो पूर्व प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे उनके लिए खाने व पहनने के कौशल का ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, सामाजिक व्यवहार का ध्यान रखा जाए, खेलकूद का ध्यान रखा जाए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात किया उन्होंने, मातृभाषा का ध्यान है, उनकी जो मातृभाषा है जो लोकल लैंग्वेज है उसका ध्यान रखा जाए, व्यवहारिक गणित का ध्यान रखा जाए, भौतिक पर्यावरण अध्ययन का ध्यान रखा जाए ईवीएस का। फिर सृजनात्मक क्रिया जो होती है, स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान रखा जाए, खेलकूद का ध्यान रखा जाए, व्यायाम का ध्यान रखा। इन्होंने प्राथमिक स्तर पे सुझाव दिया, अपना आयोग ने सुझाव दिया कि भाई यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। ये बातें उन्होंने सुझाव के रूप में कहा कि पूर्व प्राथमिक स्तर में ये चीज होनी चाहिए और प्राथमिक स्तर में ये चीजें होनी चाहिए। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पे यानी कि उन्होंने 5 to 8 के बारे में बताया उस समय। अभी तो आप देखिएगा ना, यहाँ पे 5 नहीं 6 to 8 होना चाहिए, मे बी 6 to 8 होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या कहा, मातृभाषा की बात की। इन्होंने कहा कि उच्च जो प्राथमिक स्तर है, जो बच्चे होंगे, मान लीजिए 8 क्लास तक जो बच्चे होंगे, 6 to 8 की अगर बात करते हैं, तो उस क्लास के अंदर बच्चे को मातृभाषा दिया जाए, यानी कि उनकी शिक्षा मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें। उसके अलावा हिंदी अथवा अंग्रेजी, यानी कि उसमें एक और विषय होने चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन्होंने आयोग ने सुझाव दिया कि जो 6 to 8 के जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे, तो उनके सिलेबस के बारे में सुझाव दिया कि उसमें एक मातृभाषा होना चाहिए उनका, फिर हिंदी अथवा अंग्रेजी होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी कोई होना चाहिए, फिर गणित होने चाहिए, गणित विषय, विज्ञान होने चाहिए, सामाजिक अध्ययन होने चाहिए, कला होने चाहिए, समाज सेवा होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए और धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। तब ना देखते हैं कि 6 to 8 में कोई साइंस से पढ़ता है, कोई एसएसटी पढ़ता है, कोई मैथ पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, कोई इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, तो उस आयोग ने भी सुझाव दिया था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, हिंदी अथवा अंग्रेजी होने चाहिए विषय इस लेवल पे, साथ साथ गणित होने चाहिए, विज्ञान होने चाहिए, सामाजिक अध्ययन होने चाहिए, कला, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। आयोग ने सिफारिश दिया था। फिर माध्यमिक स्तर की बात जब इन्होंने किया था, तो माध्यमिक स्तर पर इन्होंने कहा था कि मातृभाषा होनी चाहिए। 9th-10th में क्या होनी चाहिए भाई, 9th-10th में हाई स्कूल की जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें मातृभाषा होनी चाहिए, साथ साथ हिंदी या कोई संघीय भाषा, कोई जो संघ की भाषा होगी उसमें से कोई भी भाषा हो सकती है। 9th-10th पे सुधार दिया गया कि पाठ्यक्रम किस रूप में होना चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए, जो बच्चे की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जो मातृभाषा हो तो होनी चाहिए, साथ ही साथ हिंदी होनी चाहिए या कोई अन्य संघ की भाषा, संघ की जो भाषा है उसमें से कोई एक हो सकता है।
हिंदी भी ले सकते हैं या संघ का कोई एक भाषा पढ़ सकते हैं। फिर आपको कोई यूरोपीय भाषा पढ़ना होगा, तो उसमें यह नियम था कि कोई एक यूरोपीय, आपको यूरोपीय जो यूरोपीय देश की भाषा है यानी कि यूरोप वालों की, वहां से एक भाषा आपको पढ़ना होगा, यूरोपीय कोई भाषा। फिर गणित पढ़ना होगा आपको, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा, कला, कार्य अनुभव यानी कि कृषि से संबंधित कार्य, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ये सभी आपको 9th में हाई स्कूल लेवल पे पढ़नी चाहिए, यानी कि माध्यमिक स्तर पे आपको ये सभी विषय पढ़ने होंगे। और इन सभी विषयों के बारे में सुझाव जो दिया आयोग ने दिया कि इन सभी विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, आयोग ने यह रिपोर्ट दे दिया और शिक्षा मंत्री ने इसे लागू भी कर दिया भाई, क्योंकि आजादी के बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी भारत की थी, तो इसमें चेंजिंग किया गया ताकि भारत तरक्की कर आगे जाए, इसलिए इसी को लागू किया गया। तो देखिएगा कि मातृभाषा की बातें करी गई, हिंदी अथवा संघीय भाषा, यूरोपीय भाषा, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, कृषि कार्य, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, इन सब के बारे में कहा गया। फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा की बातें हुई, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात हुई, यानी कि 11th-12th की बातें हुई कि भाई 11th-12th में क्या होना चाहिए। तो 11th-12th के अंदर इन्होंने बातें बताई कि आधुनिक भारतीय संघीय भाषा हो, यानी कि जो मॉडर्न जो संघीय भाषा हो उसमें से होनी चाहिए। इसके अलावा कोई आधुनिक विदेशी भाषा होनी चाहिए, यानी कि इसमें देखिए एक संघीय भाषा होना चाहिए, भारत के संघ की भाषा होनी चाहिए मॉडर्न वाला। फिर एक आपका आधुनिक विदेशी भाषा होनी चाहिए, कोई एक आप फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। साथ साथ भाषा तथा आप देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए, उसमें से कोई 2 भाषा होनी चाहिए, जो शास्त्रीय भाषा उसमें से कोई 2 भाषा होनी चाहिए। आयोग ने सिफारिश दिया कि 11th-12th में पढ़ने के लिए कोई संघीय भाषा होनी चाहिए जो मॉडर्न होनी चाहिए, मॉडर्न भारतीय संघीय भाषा, और फिर मॉडर्न यानी कि आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई 2 भाषाएं आप चूज करके वहां पे पढ़ सकते हैं 11th-12th में। फिर बात किया इन्होंने कि तीसरी भाषा होनी चाहिए, जैसे इतिहास होनी चाहिए, तीसरी भाषा इसमें कहा इन्होंने तीसरी भाषा, और साथ ही साथ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इनमें से कोई 3। इन्होंने कहा कि इसमें से कोई 3 विषय आपको लेने चाहिए। इन्होंने कहा एक तो आपकी भाषा होगी ही, ठीक है, तीसरी भाषा, और इसके अलावा आपको जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इनमें से कोई 3 विषय लेने होंगे स्टूडेंट को। ये 3 विषयों की पढ़ाई इसमें से अनिवार्य होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे की है इन्होंने, और कहा इनको लागू करना चाहिए। फिर उन्होंने त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप किया। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 भाषाओं के बारे में बात किया है। एक इन्होंने बात किया कि मातृभाषा, यानी कि जो भाषाएं होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा किसे बोलते हैं, जो उसकी खुद की जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे आप जहाँ पे है तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो हो जाएगा आपका। एक मातृभाषा के रूप में सुझाव दिया गया कि जो त्रिभाषा सूत्र होगा इनमें 3 भाषाओं का समावेश होगा। 3 भाषाओं, जैसे एक मातृभाषा होनी चाहिए, एक बच्चा मातृभाषा पढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि जो राज की भाषा होगी, संघ की भाषा, तो संघ की भाषा क्या थी, राजभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उसमें से कोई एक चूज कर सकता है, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें से आपको कोई एक पढ़ना होगा जो राज की भाषा है। इसके अलावा तीसरा जो है कि कोई आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो प्रथम में न दी गई। कहने का मतलब कि 3 भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य किया गया। इसमें 3 भाषा को पढ़ना अनिवार्य किया गया। कहा गया कि एक तो मातृभाषा होना ही चाहिए, बच्चा जो पढ़ रहा है उसका मातृभाषा होना चाहिए, जो क्षेत्रीय भाषा उसका होगा। एक भाषा तो होगा कि बच्चा अपना मातृभाषा एक विषय लेगा। दूसरा जो होगा वह संघ की भाषा को, या तो वह हिंदी लेगा या तो वह अंग्रेजी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा नहीं तो अंग्रेजी पढ़ेगा। फिर दूसरा बात उन्होंने कहा या उसमें से कोई यूरोपीय भाषा उसको पढ़ना होगा, या तो फिर उसको कोई भारतीय भाषा दिया होना चाहिए। ठीक है, तो कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो या कोई यूरोपीय भाषा हो जो पहले में न दी गई है वही इसमें पढ़ना होगा। 3 भाषाओं का जिक्र इन्होंने किया यहाँ पे। फिर विद्यालय शिक्षा के शिक्षण संबंधी कुछ सुझाव दिए इन्होंने। जो विद्यालय शिक्षा था उसमें जो टीचिंग के बारे में, यानी कि उन्होंने जो टीचिंग शिक्षकों के बारे में बताया कि भाई शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, इन सब के बारे में भी इन्होंने सुझाव दिया। तो इन्होंने जो सुझाव दिया था उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे, हाँ आगे देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा के शिक्षण विधियों को संबंधित सुझाव इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षण पद्धति में हो रहे निरंतर परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण विधियां भी लचीली, गतिशील, यानी इन्होंने कहा कि जो टीचिंग स्टाइल है, जो शिक्षण पद्धति है, जो उसमें जब परिवर्तन हो रहे हैं तो उनकी टीचिंग स्टाइल में, यानी कि जो पढ़ाने की स्टाइल में भी चेंजिंग होनी चाहिए। जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें भी चेंजिंग होना चाहिए पढ़ाने में। पाठ्यक्रम भी लचीली होने चाहिए, ठीक है, और रोचक भी होने चाहिए पढ़ाने में। भाई
जब टीचिंग स्टाइल कर रहे हैं तो कुछ जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसा हो कि बच्चों को क्या करे, रोचक लगे। ये कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? मतलब समझदारी नाम का चीज नहीं है क्या? क्या है सबा खातून? बोले थे ना कि बीच में डिस्टर्ब मत किया कीजिए, ब्लॉक कर देंगे, आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? समझ में नहीं आता है, डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। टॉपिक कीजिए पहले, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है? चलिए, जो पूछना होगा बाद में पूछिएगा। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो टीचिंग स्टाइल है उसमें भी चेंजिंग होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम है लचीले होने चाहिए, और वह कैसा होना चाहिए, यानी कि रोचक। जब टीचर पढ़ाए तो भाई बच्चों को रोचक लगने चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि जो टीचिंग स्टाइल तो है पुराना, जो टीचिंग स्टाइल है जो घिसा पिटा है उसमें बदलने की जरूरत है। जो टीचिंग स्टाइल है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, वह लचीली होनी चाहिए, वह गतिशील होनी चाहिए, और वह रोचक होनी चाहिए। इस बारे में बताया। साथ ही साथ कहा कि शिक्षा को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के लिए शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि अब शिक्षकों को जो है, अगर देश को आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, शिक्षा को बढ़ाना है, तो जो शिक्षक है उनको अब नए नए शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाए, शिक्षकों को अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से उनको सिखाया जाए। इसके बारे में प्रोत्साहन की बातें की गई। फिर टीचिंग स्टाइल के बारे में फिर कहा कि शिक्षकों को शिक्षण संबंधी जो सहायक सामग्री उपलब्ध कराया जाए, यानी कि शिक्षकों के लिए जो टीचिंग स्टाइल है, जो मटेरियल होंगे उसको उपलब्ध कराया जाए, और जो उनके लिए सहायक सामग्री जो जरूरत होगी प्रशिक्षण की उसको शामिल किया जाए। ये बातें कही गई कि जो टीचिंग स्टाइल है, जो शिक्षकों के लिए जो उपलब्ध जो मटेरियल होते हैं वो उसको प्रोवाइड कराया जाए, और उससे क्या करना चाहिए, उसका उचित निर्देशन भी होना चाहिए। ये बातें कही गई थी शिक्षण विधियों के बारे में। फिर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव दिए गए कि भाई पाठ्य पुस्तक कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी आयोग ने सुझाव दिया। कहा कि आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना तैयार करने की बात की। इन्होंने कहा कि एक होगा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा एनसीईआरटी की को स्थापना की सुझाव दिया। यानी कि अब देखते हैं ना, एनसीईआरटी नहीं कहते कि कोई भी पुस्तक एनसीईआरटी, तो यहीं से है कि यहाँ पे आयोग ने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, एक वहां पे व्यापक योजना बनाई जाए, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी के सिद्धांतों को स्थापना की बात की थी। यानी कि यही पे कहा एक एनसीईआरटी की स्थापना की जाए, और इसी का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पे आयोग ने सुझाव दिया कि भाई एक मानक के रूप में होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की बात की गई थी। फिर व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा, यानी कि जो बिजनेस से संबंधित या कोई तकनीकी शिक्षा है उससे संबंधित सुझाव इन्होंने दिया। इन्होंने सुझाव दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण किया जाए। जो माध्यमिक शिक्षा है ना उसका व्यवसायीकरण किया जाए, और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक स्तर है वहां पे जो व्यवसायिक या जो तकनीकी है, भाई टेक्निकल एजुकेशन की बात किया जाए या बिजनेस की बात किया जाए व्यवसाय से संबंधित, तो उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि भाई माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, और 20 वर्ष के अंदर अगले अगले 20 वर्ष के अंदर जो माध्यमिक स्तर होंगे उसमें 25% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों का व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए। यानी कि व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए। अगले एक लक्ष्य रखा जाए कि 20 वर्ष के अंदर जो माध्यमिक स्तर के बच्चे होंगे उनमें 25% और उच्च माध्यमिक स्तर में होंगे उससे 50% छात्रों को व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए। इन्होंने तकनीकी शिक्षा के ऊपर भी बल दिया और व्यवसायिक शिक्षा के ऊपर भी बल दिया। फिर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन्होंने कहा कि जो स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें कृषि व कृषि से संबंधित शिक्षा दी जाए। यानी इन्होंने कहा कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें कृषि से संबंधित शिक्षा दिया जाए। इन कॉलेजों में महिलाओं की सूची से उद्योगों की शिक्षा भी दी जाए। यानी कि इसमें महिलाओं की सूची से संबंधित जो उद्योग हैं उसकी भी शिक्षा दी जाए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके अंदर कृषि के बारे में जानकारी दिया जाए, कृषि से संबंधित शिक्षा दिया जाए, उसमें पढ़ाई कराया जाए, और महिलाओं को भी ध्यान में रखा जाए, और उनसे संबंधित जो सूची होगी उद्योग होंगे, महिलाओं से संबंधित जो उद्योग होंगे उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। जूनियर टेक्निकल जो टेक्निकल स्कूल है उनकी टेक्निकल हाई स्कूल में बदल जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो जूनियर टेक्निकल स्कूल है उसको हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा। जो जूनियर टेक्निकल स्कूल है अब उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, उसको हाई स्कूल में बदल दिया जाए। जो जूनियर जितने भी स्कूल है अब वो हाई स्कूल बना दिया जाएगा। ये बातें उन्होंने कहा गया भाई इसको हाई स्कूल बना दिया जाए, इन्होंने सुझाव दिया।
फिर उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि भाई इंजीनियरिंग शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इन्होंने इसके बारे में बताया कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसके बारे में इन्होंने सुझाव दिया कि जो घटिया किस्म की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारी जो घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो देश के अंदर घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेज, जब आयोग ने मतलब आयोग जब वहां से 17 सदस्यीय टीम जो है पूरे देश का भ्रमण किया, जगह जगह जाके फीडबैक लिया, तो उन्होंने पाया कि देश के अंदर बहुत सारे जो घटिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई देश के अंदर बहुत सारे घटिया इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको बंद कर दिया जाए और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना मानव शक्ति की मांग के आधार पर की जाए। यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थापना हो जाएगा जो मानव की शक्ति है उसकी आधार पर की जाए और जो घटिया जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको बंद कर दिया जाए। बहुत सारे घटिया इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको बंद किया जाए। ये सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षा संस्थान टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानी कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त होगा वह अब किससे मान्यता प्राप्त हो, एक यहाँ पे तकनीकी शिक्षा संस्थान टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जितने भी कॉलेज को मान्यता दिया जाएगा तो वह किसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा संस्थान टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। अगर वो मान्यता प्राप्त है तभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज सही होगा। अगर जो इसको क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो उसको मतलब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। ये मांगे कही गई थी आयोग के द्वारा। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। फिर राष्ट्रीय आयोग के सुझाव पर व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, भाई इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये सब तो सुझाव दिया गया था और इस पर प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव यही पड़ा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। यानी कि इसी पर सिफारिश किया गया, इस पर निर्माण किया गया और इसे 24 जुलाई 1968 को क्या किया गया, लागू कर दिया गया, घोषित कर दिया गया वहां से। और इससे इन सिफारिशों पर अमल किया जाने लगा और पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू करने का प्रयास शुरू हो गया। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा जो मॉडल लागू कर दिया गया और प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की गई, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन, जैसे देश के आधुनिकीकरण के लिए जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया अध्ययन, और माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत के लिए कार्य अनुभव शुरू किया गया। जो चीज अभी हमने आपको ऊपर में बताया, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे शुरू कर दी। फिर निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने क्या किया था, शिक्षा के सभी पहलुओं को बहुत अच्छे तौर से देखा था और उस पर विचार भी किया था। उन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया था और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके ऊपर भी बल दिया था, इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर भी बल दिया था और एनसीईआरटी देश में एनसीईआरटी पाठ्य वस्तु लागू करने पर भी विचार किए थे और उन्होंने इस सुझाव को अमल किया और इसे लागू किया। बस यही चीजें है जो आपका कोठारी कमीशन के बारे में आपको बताना है। तो उम्मीद है कि कोठारी कमीशन आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा टॉपिक है, बस इसमें बहुत मजेदार टॉपिक है, आप समझेंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा। भले देखने में आपको अलग लगे लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन की बातें हैं कि आखिर क्यों, क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी वही शिक्षा व्यवस्था चलती आ रही थी, तो इसमें बदलाव की जरूरत तो थी ही ना, उसी को बदला गया। फिर इसके बाद इसी का संशोधित रूप है यही शिक्षा नीति जो थी, जो 1964-66 के नाम से कोठारी कमीशन थी, 1968 में आया था, 1968 में। फिर इसी को बदल के आपका एनईपी 1986 आया, ठीक है, इसका बदलाव करके इसका संशोधित किया गया, इसमें और थोड़ा सा बदलाव किया गया। फिर इसके बाद 1992 है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से और भी शिक्षा व्यवस्था हुई है, जैसे एनसीएफ 2005 आया, एनसीएफ 2005 आया। इसके बाद से आपका एनसीएफ एनईपी 2020 आया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 आया। आपको पता है कि 1986 का जो आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, वही जो है 24 सालों बाद, 24 वर्षों के बाद 2020 में जो है फिर से आया। इसी का संशोधित इसमें ही थोड़ा सा बदलाव करके जो एनईपी 2020 जो शिक्षा नीति जो अभी आप देखे हैं कि बीएड हटा दिया गया, 4 वर्षों का कर दिया गया, ग्रेजुएशन 4 वर्षों का कर दिया गया, तो इसी का संशोधित रूप है। ऐसे ही फिर क्या किया गया था भाई, इसका गठन किया गया था और फीडबैक लेके वहां पे सुझाव दिया गया और उन्हीं सुझाव को यहाँ पे लागू कर दिया गया। वही शिक्षा नीति है, वही शिक्षा आयोग के द्वारा जो पहले किया गया, ठीक है। चलिए सर, इंजीनियरिंग कॉलेज घटिया कैसे हो सकता है? देखिए, घटिया कैसे, घटिया कहने का मतलब क्या हुआ, घटिया कहने का मतलब इस तरीके से है कि उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं। बहुत सारे ऐसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे हैं जहाँ पे सुख सुविधा मतलब नहीं कहते हैं कि पढ़ने के साधन नहीं है। आप स्कूलों में देखिएगा ना तो उसका कोई साधन नहीं है, एक मानक होना चाहिए ना। इंजीनियरिंग कॉलेज का एक मानक होना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए उसमें 10 बच्चे हैं तो 10 ही बच्चे एक बैठेंगे, उसके लिए बैठने की व्यवस्था होगी, उसके लिए जैसे होता है कि पानी की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था होगी। तो सब चीज नहीं हुआ तो घटिया तो होगा ना।
नीति आयोग तो योजना आयोग आपका अलग है ना, वो तो दूसरा चीज है ना। योजना आयोग आपको 1950 से काम कर रहा, तो वो अब नीति आयोग हुई है, वो चीज अलग बात है। ये आपका शिक्षा से संबंधित है ना। तो शिक्षा से संबंधित आपके जो आए थे वो 1968, जो भारत का स्वतंत्र भारत का पहला जो था, ये पहला था जो कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। न्यू तो इसकी 64 में ही रखी गई थी, लेकिन 64 में इसका अध्यक्षता किया गया था, यानी कि इसके एक आयोग का गठन किया गया था, जो आयोग ने 1966 में रिपोर्ट सौंपी और इसी को लागू किया गया 1968 में, इसलिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहते हैं। 64 के अंदर आयोग का गठन किया गया था और 66 में आयोग ने क्या किया था, रिपोर्ट अपनी सौंपी। पूरा सही तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज का भ्रमण किया, स्कूलों का भ्रमण किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, पूरे यूनिवर्सिटियों का भ्रमण किया, सब कुछ भ्रमण करने के बाद अपने 2 साल के बाद रिपोर्ट सौंपी 1966 में, और इसी को लागू किया गया। फिर 66 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, फिर सरकार ने क्या किया भाई, इसको देखा समझा और फिर लास्ट में इसको 1968 में इसको लागू कर दिया। फिर इसी का संशोधित रूप भाई कि इसमें भी कुछ कमियां रह गई, इसको अगर कुछ मतलब इसमें चेंजिंग किया जाए, हो सके इसमें सुधार की जरूरत है, तो इसी का संशोधित रूप है। जो संशोधित रूप आप पढ़ेंगे तो फिर 1986 आप पढ़ेंगे, फिर उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग की आवश्यकता पड़े तो 1992 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एनसीएफ 2005 आया। हाँ बिल्कुल, समझ गए होंगे। यह स्वतंत्र भारत की पहली पहली शिक्षा व्यवस्था थी। अच्छा, कमियां तो थी ना देश में, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए शिक्षा व्यवस्था को उस समय बनाया था। उस समय जो क्लासेस होती थी या जो कुछ भी होते थे, अंग्रेज अपने फायदे के लिए किया था ना। तो वही भारत को लगा कि नहीं भाई, इसमें हमें अपने देश को चलाना है, तो हमारे देश की भाषा तो हिंदी है, हम खाओ खा अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। तो उस समय सुधार की जरूरत थी ना भाई, बहुत सारी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी, उसी को सुझाव दिया गया और उसी को लागू करके उसका सुधार किया गया और सुधार करके उसी को लागू किया गया। ठीक है, तो 1964 में कंफ्यूज नहीं, 1964 में आयोग का गठन किया, 66 में आयोग ने क्या किया था भाई, रिपोर्ट सौंपी और 1968 में इसको लागू किया गया। ठीक है, इसलिए 1968 का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, जब भाषा संबंधित पढ़ेंगे ना, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप परेशान है, आप लोग एक बार में ही परेशान है, आगे पढ़ेंगे ना। यहाँ पे देखिए, भारत भाषा की स्थिति है, इस सभी को पढ़ेंगे, कौन कौन भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन सभी भाषाओं को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप एक ही बार में परेशान क्यों हो जाते हैं, ये तो टॉपिक आपका है ही ना। भाषा की स्थिति देखेंगे, कौन से आर्टिकल में कौन सी भाषा है, कितनी भाषाएं हैं भारत के अंदर। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, सबको पढ़ना है। अब आगे देखिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम आपको, ये तो हो गया, एनईपी आपको 1986 पढ़ाएंगे, फिर पीओए 1992, फिर एनसीएफ 2005। ठीक है, इसको कराएंगे। एक और आवश्यक सूचना है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मे बी। ठीक है, मेरा तो बहुत सुने। मे बी आपको एक और चीज बता दें इन्फॉर्मेशन के रूप में कि कल आपकी क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, कल की क्लासेस आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, अभी तो कंफर्म नहीं है, हम कल मैसेज डाल देंगे। अगर डिस्टर्ब होती है तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएगा, परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। संडे को एक एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी लग जाएगी उसके लिए। और रही बात, एक चीज और बता देते हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए। आप समझिए कि क्वेश्चन है, इसको आप कर ही लीजिएगा। ये तो ये सब समझने वाला चीज है, समझ जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से अब कितना बचा, 4 ही बचा, एक एनईपी और एक पीओए और एक 2005। ये दोनों छोटा छोटा है, चाहे तो एक दिन में ही क्लासेस आपकी हो जाएगी, एक ही क्लास के अंदर आपकी दोनों हो जाएगी। छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो अलग अलग करा देंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 2 क्लासेस यहाँ से, एक क्लासेस से 3, एक 4 क्लासेस और है। 4 क्लासेस के बाद आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। हमने कहा था कि इस मंथ तक हम कोर्स 4 को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोर्स 5 के अंदर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक और चीज इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बता दें कि कल की क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। फाइनल हम आपको मैसेज डालेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर कल डिस्टर्ब होती है तो फिर संडे को हम ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस, संडे को हम ले लेंगे। अच्छा, संडे को 26 जनवरी पड़े, कोई बात नहीं, 26 जनवरी संडे को है ना। अच्छा कोई बात नहीं, संडे है तो क्या दिक्कत, 26 जनवरी तो दिन मनाएगा ना, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, ये आपका
कोर्स 2 के अंदर पढ़ाए थे आपको हम, उस यूनिवर्सिटी के अंदर था तो हम आपको ये डबल पढ़ाए हैं ना। कोठारी कमीशन एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं। बताइए, और किसी को कुछ पूछना है बोलिए, जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। बोलिए बोलिए, कुछ पूछना है आपको, बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं। जिनको भी पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है कंटिन्यू रहिए, फायदा आप लोग को होगा क्योंकि सेशन अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है। जो लोग कोर्सेस नहीं लिए हैं ले लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। ओके जी, बताइए, कुछ पूछना है? सुनिए, सुन तो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 बहुत टॉप है। अब टॉप है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन में पढ़े थे आप, तो रिवाइज हो गया ना, और अभी अच्छा है ना। अब क्या है, अच्छे आर्यन बोल रहे हैं कि सर C5 टॉप है, बहुत टॉप तो है, क्या कर सकते हैं। तो अब टॉप है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखिए, टॉप है हम समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए जी, तो ध्यान रखिएगा, इन सब क्वेश्चन को कर ही लीजिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मे भी जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, दोनों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब एक छोटा छोटा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान रख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक क्वेश्चन रहेगा। गेस पेपर लेना पड़ेगा, आप करेंट गेस पेपर, अब वो आपके मर्जी, लीजिए ना लीजिए। सर तब फरवरी से 2 क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग तो 2 ही क्लासेस के पीछे। अरे होगा ना, पहले आप कीजिए ना, पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे ना हम आपसे। हम बात आपसे कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है परेशान होने की, हम बात आपसे कर लेंगे। ठीक है, आपके प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी फॉर्म का डेट नहीं ना आया है। देखिए, गेस्ट पेपर आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप चाहते हैं तो मार्केट में जाइए, बहुत सारे गेस्ट पेपर कोई भी ले लीजिए आप। जितना हम पढ़ाए हैं ना, उतना पढ़िएगा तो गेस्ट पेपर का किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं मार्केट में। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग गेस्ट पेपर है, मार्केट में जाइएगा जो अच्छा है यूनिवर्सिटी ले लीजिएगा। कमेंट कीजिए ना प्रवीण जी, क्या दिक्कत है आपको, कुछ बोलना है क्या? कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए। गेस्ट पेपर आप चाहे तो ले सकते हैं, जो जो कंटिन्यू क्लासेस किए होंगे उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है प्रवीण, बोलिए तो सही, आपकी बात सुन रहे हैं ना, बोलिए ना, कमेंट कीजिए, आपका बात सुन रहे हैं। कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख पा रहे हैं, एक बार कमेंट कीजिए। सीटेट का फॉर्म कब से भराएगा, अभी समय है उसमें, मार्च के आसपास आपका। नेक्स्ट, प्रवीण का क्या क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास 6 का पीडीएफ, अभी कोई पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं होगा, 6 का क्यों होगा? क्लासेस चल रहा है वैसे अपलोड होगा, जैसे क्लासेस चल रही है वैसे ही आपकी अपलोड होगी ना। और 6 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, जैसे जैसे क्लासेस होती है वैसे ही आपकी अपलोड होती है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कुछ लोग अब हमें भी कह रहे हैं, देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि हमको असाइनमेंट से कोई मतलब नहीं है। हम शुरू में बताए थे ना आप लोग को कि असाइनमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बताए थे कि आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करके देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कॉलेज का असाइनमेंट है, आप मुझे ये बताइए, वो बताइए, क्वेश्चन बताइए, हम नहीं बताएंगे भाई। वो आपका इंटरनल है, आप उसको कर लीजिए ना, गूगल का सहारा लीजिए, हम आपको जो पढ़ा दिए उसका सहारा लीजिए, उस सब करके लीजिए ना आप लोग। ठीक है, देखिए बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास समय नहीं कि बुक्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लेना ही है तो गेस्ट पेपर ले लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना ही है तो कोई गेस्ट पेपर आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, और बुक्स आपके पास उतना समय है नहीं आपको पढ़ने। जो पीडीएफ ऐप पे है वो गैलरी में कैसे सेव करें? सेव का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पता नहीं, सेव का ऑप्शन नहीं मिलता, सेव करके क्या कीजिएगा? अच्छा, उस पीडीएफ को आप सेव सेव करके क्या कीजिएगा? सेव का ऑप्शन मिलेगा, देखिए हमको समझ नहीं आता सेव। हम आपको शुरू में बताए थे कि आप लोग पढ़ते हैं तो नोट्स बनाइए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप नोट्स नहीं बनाइएगा, आप अगर आप अभी से लिखने का आदत नहीं डालिएगा, तो एग्जाम के अंदर कैसे लिखिएगा? आपको 25 पेज 30 पेज लिखना होगा,
कहाँ से लिखिएगा? जब प्रिंट आउट काहे के लिए निकालिएगा? अभी तो कोई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे नहीं रहे। जिस दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम आपको ऑप्शन दिवा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर आपको चाहिए ही तो। नहीं, आप लोग में से बहुत लोग जो है बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, इस वजह से ही वहां पे प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग अलग हरकत करते हैं, इसलिए दिक्कत होगा, इसलिए वहां पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, नोट्स का मतलब है कि आप बनाइए नोट्स। नोट्स आपको बनाने के लिए मना तो ना किया गया है, आप बनाइए। और रहा बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जब देंगे तब नोट्स लीजिएगा ना, अभी इसमें क्या बनाइएगा? ऐसे आपके कहने से नहीं ना हम चल पाएंगे। क्वेश्चन कब से करवाइएगा? अभी तो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही सब है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं, आप परेशान मत होइए। आपके कहने से हम नहीं चलेंगे, हम पहले बता दिए जो शुरू में थे, हर एक चीज बताए हुए। ठीक है, आपके परेशान होने से हम परेशान नहीं होंगे। आप क्लास कीजिए, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचिएगा कि हमको 10 क्वेश्चन दे दीजिए हम पास कर जाएंगे, वैसा नहीं होता है। 10 क्वेश्चन देंगे, पता चलेगा कि फेल ही हो जाए, तब आप पढ़े रहिएगा तब ना होगा। आप डिटेल से पढ़िए ना। आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने के लिए तो क्या पढ़िएगा आप? काहे के लिए आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं? मत कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।